बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक जो है लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है और ये लिमिटेशन एक्ट का ये 4th लेक्चर है, पार्ट 4। यानी लिमिटेशन एक्ट की जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे ये उसका पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट्स में हम सेक्शन 8 तक लीगल डिसेबिलिटी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 बेसिकली हमें बताती है कि रनिंग ऑफ टाइम, यानी टाइम कैसे रन होना है। जब हम अगर हम सेक्शन 9 की जिस्ट की बात करें तो इससे पहले हमें एक बात ये करनी ज़रूरी है कि बेसिकली हमें ऊपर बताया गया सेक्शन 6, सेक्शन 7 में कि किस वक्त लिमिटेशन स्टार्ट होनी है। यानी अगर कोई डिसेबिलिटी होगी तो लिमिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। अब सेक्शन 9 में बेसिकली ये बात बता दी गई है कि व्हेन वंस टाइम हैज़ स्टार्टेड तो देयर आफ्टर एनी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, उससे लिमिटेशन स्टॉप नहीं होगी। यानी जिस वक्त किसी शख्स को कोई राइट अक्रू हुआ, चाहे सूट का, अपील का, वॉट एवर, यानी जब कोई राइट अक्रू हुआ तो उस वक़्त वो शख्स लीगली एबल था, डिसेबल नहीं था, यानी उसको लीगल डिसेबिलिटी नहीं थी। तो उसका टाइम लिमिटेशन वंस स्टार्ट हो गया। तो जब वंस स्टार्ट हो गया तो फिर दैट विल नेवर स्टॉप। यानी वो शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी मैं लिमिटेशन स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद मैं लीगली डिसेबल हो गया, अब मेरा टाइम जो है स्टॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी शख्स का किसी ने किसी के ख़िलाफ़ सूट फॉर रिकवरी दायर करना था तो वो जब उसको राइट अक्रू हुआ तो ही वाज लीगली एबल, यानी देर वाज, वो नीदर माइनर था उस वक़्त नार इनसेन था। उसका टाइम स्टार्ट हो गया, कुछ डेज़ उसके गुजर गए। अब वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी देर आफ्टर वो इंसैनिटी की वजह से उसके ख़िलाफ़ टाइम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यानी वंस टाइम जब स्टार्ट हो चुका तो देन टाइम विल नेवर स्टॉप। अच्छा, लेकिन सेक्शन 9 की एक एक्सेप्शन है कि जब अगर कोई शख्स दिवालिया हो जाता है, अब जो क्रेडिटर है और जो दिवालिया हुआ और उसने लेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट, यानी जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चली गई, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चली गई प्रॉपर्टी। अब वो जो क्रेडिटर है उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो शख्स दिवालियापन से वापस होके, यानी उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं आती, तो वो जो क्रेडिटर है उसके अगेंस्ट जो है लिमिटेशन स्टॉप हो। यानी ये इसमें भी ये सेक्शन 9 के अंदर ही सेक्शन 9 की एक्सेप्शन भी बता दी गई है। अब आते हैं हम सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 में ही बेसिकली एक मेन एक्सेप्शन बताई गई है। सेक्शन 10 हमें किस बात की एक्सेप्शन बताती है कि सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी सेक्शन 10 हमें ये बताती है कि ट्रस्ट से रिलेटेड, अब ट्रस्ट में आगे बता दिया गया है कि इस सेक्शन में ट्रस्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि उनके ख़िलाफ़ टाइम लिमिटेशन का उनके ख़िलाफ़ लेंथ ऑफ टाइम विल नॉट बी द इशू। क्योंकि देखें, जो ट्रस्ट होता है उसका जो पर्पज़ होता है वो बिल्कुल आम सिविल लिटिगेशन से, आम सिविल प्रॉपर्टी से हट के होता है। आम जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की तो ट्रस्ट में इज्तिमाई बेनिफिट होता है। यानी आप किसी भी पर्पज़ के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। मसलन आप कर सकते हैं ट्रस्ट कि आपने एक कोई फाउंडेशन बना, आप किसी कोई भी यानी ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रस्ट की बेस पे। उनके ख़िलाफ़ लिटिगेशन के लिए टाइम लिमिटेशन की पाबंदी नहीं है। इसमें सेक्शन में ही इसके जो फर्दर पर्पज़ हैं कि प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट shall be deemed to be property vested in trust for a specific purpose, and the manager of any such property shall be deemed to be the trustee thereof। यानी ये सेक्शन 10 में ही ये बात क्लैरिटी के साथ है कि कौन कौन से जो पर्पज़ हैं। लेकिन अब चैरिटेबल जो है ना, ये बड़ी वाइडर टर्म है, इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा।
अब सेक्शन 11 की तरफ आते हैं कि सूट्स ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी बड़ा ही ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अगर आप कुछ शख्स ये कहता है जी कि फ़ॉरेन में बैठ के आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेबल इन पाकिस्तान है, उस पर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो अप्लाई करेगा। यानी ये बात क्लियर होगी कि जो आपने फ़ॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई करेगा। और यहाँ पे साथ ही इसकी दीगर वजात भी आ गई कि नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन शैल बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू अ फॉरेन कंट्री। यानी साथ एक तो ये पहले तो सब सेक्शन 1 में ये बात बताएगी कि जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे उस पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। फिर सब सेक्शन 2 में मज़ीद इसको क्लैरिफाई किया गया कि किसी किस्म का कोई शख्स डिफेंस नहीं ले सकता कि जी के फॉरेन लॉ ऑफ लिमिटेशन अगर डिफरेंट है तो उस पे सूट पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट हो रहा है तो उस पे डिफेंस, जब सूट पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट होगा तो लॉ ऑफ लिमिटेशन भी पाकिस्तानी अप्लाई करेगा। अच्छा, साथ ही इसकी भी एक एक्सेप्शन बता दी गई कि अनलेस द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन सच कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय सच रूल। अगर वो शख्स रेजिडेंसी वहाँ के बन जाते हैं किसी दीगर कंट्री के, तो देन जो लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान का है दैट विल नॉट एप्लीकेबल। आई होप कि हमने मुख्तसरन आज सेक्शन 9, 10 एंड 11 को डिस्कस किया। सेक्शन 9 में हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्टीन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, यानी वंस टाइम हैज़ स्टार्टेड टू रन द एनी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी नेवर विल नॉट स्टॉप इट। और सेक्शन 10 में हमें बताया गया कि अगर ट्रस्टीज़ की बाबत दावा होगा तो लिमिटेशन एक्ट जो है बार अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 11 में फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई कि जब फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सूट पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट होगा तो लिमिटेशन एक्ट जो है पाकिस्तानी अप्लाई करेगा। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।